हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आप लोग के नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है पाचन तंत्र। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत जितना हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र में वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र सभी जानते होंगे, भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जल से प्रतिक्रिया करके छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है, जिससे उसे खा पाना आसान हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में जो भाग लेने वाला तंत्र होता है वो कहलाता है पाचन तंत्र। कहने का मतलब क्या है कि कुछ जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जटिल पदार्थ हैं। ठीक, सीधे सीधे नहीं पचा सकते, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इनको तोड़ना पड़ता है। जब आप चबाते हो तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो वो क्या करता है, पचाने का काम शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पाचन तंत्र शुरू कहाँ से होता है? तो ये होता है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, मुख गुहा से। ठीक है, इन पदार्थों को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर ये टूटेगा नहीं तो पचेगा नहीं। क्या? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। ठीक है, तो जल से प्रतिक्रिया करके क्या करता है, ये छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है और जिसे खा पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इस प्रक्रिया में जो भाग लेने वाला तंत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है तो उसे खा के पचा लेना आसान होता है, और इस क्रिया में जो भाग लेता है कौन सा तंत्र कहलाता है? वो पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, कोई सा भी आप पाचन तंत्र का चित्र निकाल लीजिए, उसको सामने रखिएगा। इसके बाद मैं जो भी पढ़ाऊंगी, आप बार बार बैक जाके आपको चित्र नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए आपको चित्र सामने रखना है। मनुष्य का पाचन तंत्र, मैं बार बार बोल रही हूँ, चित्र को आप सामने रखिएगा। ठीक है, तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मेनली 2 टाइप होते हैं। ठीक है, आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियाँ। ठीक है, आहार नाल में क्या है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांश, बृहदांश, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। ठीक है, तो आहार नाल का मतलब क्या है? जहाँ से आपने खाना खाया और उसके बाद जाते जाते वहां तक पहुंचा, कहाँ तक? अमाशय के पहले, उसके बाद जहाँ पाचन शुरू होता है वो होता है आहार नाल। ठीक है, यानी छोटी आंत भी जहाँ पाई जाती है, जहाँ देखिए, जहाँ से आपने खाना खाया और उसके बाद यानी कि जहाँ अमाशय से पहले तक पहुंचा, उसके बाद जहाँ पाचन शुरू हो जाता है वो कहलाती है छोटी आंत। ठीक है, और भी जो पाई जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, ग्रंथि हम जानेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? आहार नाल से। ठीक है, यानी भोजन कहाँ से अंदर जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो आहार नाल के खुद के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, आहार नाल जो होता है उसके खुद के 4 टाइप होते हैं। मुख गुहा, बैक्वल कैविटी, इसके इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इस नाम से याद रखना है। ठीक है, ग्रास नली है ना, अमाशय, आंत, ये जो 4 चीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मुख गुहा को क्या कहेंगे? बकल कैविटी कहेंगे, और ग्रास नली को क्या कहेंगे? ओसोफेगस कहेंगे, अमाशय को स्टमच कहेंगे, और आंत को इंटेस्टाइन कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। मुख गुहा यानी कि बैक्वल कैविटी, आहार नाल का पहला भाग, इसका ऊपरी भाग तालु कहलाता है। तालु हम सब जानते हैं। ठीक है, इसमें जीभ, दांत भी आ जाते हैं मुख के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको इसमें इंग्लिश नाम तो याद रखना ही है, बैक्वल कैविटी कहते हैं, है ना। सब आप परेशान हो जाओगे कि अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, तो मुख गुहा का क्या मतलब है? तो आहार नाल का सबसे पहला भाग है ना, उसका जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपने खाना चबाया और जैसे ही आपने उसको अंदर लिया, यानी कि लीलना शुरू किया ना, लीला है ना, वो कहलाती है मुख गुहा के अंदर गया। ठीक है, तो मुख गुहा में ये पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं आपको पता चल गया है ना। इसका ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? अंदर जीभ भी आती है। ठीक है, दांत भी आता है। अब थोड़ा हम जीभ के बारे में देख लेते हैं। ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां होती हैं। जीभ से क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं, ये सभी को पता है, यहीं से स्वाद आता है। ठीक है, अग्रभाग, जीभ के भी अब कई भाग होते हैं। जीभ का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, यहाँ से मीठे का स्वाद आता है। आप अपनी जीभ देखिए, उसमें जो सबसे आगे का पार्ट है उसमें से हमें मीठेपन का स्वाद आता है। ठीक है, इसके बाद की जो पीछे का जो भाग है कंठ के पास, ठीक है, उसमें कड़वेपन का स्वाद आता है, और जो बगल का भाग रहता है उसमें खट्टेपन का स्वाद रहता है। ठीक है, आप कभी कभी गोली खाओगे तो याद देखिएगा, पीछे
तरफ वाली जीभ से खाते हैं हम सीधे अंदर, है ना, उसमें हमें कड़वेपन का स्वाद लगता है। अगर आप अग्र भाग से खाओगे तो आपको मीठेपन का स्वाद लगेगा, कड़वी नहीं लगेगी दवाई। ठीक है, अपनी गति द्वारा भोजन निगलने में मदद करती है, ये आपको याद रखना है। जीभ क्या करती है? अपनी गति से भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक है। दांत भोजन चबाने का काम करता है। दांत सही नहीं होगा तो पाचन तंत्र भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो दांत क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है, ये हमें याद रखना है। दांत 3 तरह के होते हैं। अब दांत में भी कई टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? गर्तदंती। गर्तदंती कहाँ होती है? जबड़े की हड्डियों में धंसे हुए होते हैं जो। ठीक है। और द्विवारदंती, जीवन में ये 2 बार निकलते हैं। ठीक है। और विषमदंती 1 से अधिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, गर्तदंती, द्विवारदंती और विषमदंती, ये तीनों आपको टाइप याद रखने हैं। जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं वो गर्तदंती होते हैं, और द्विवारदंती क्या होते हैं? जीवन में ये 2 बार निकलते हैं। ठीक है। और विषमदंती 1 से अधिक प्रकार के होते हैं। गर्तदंती को हम अकलदाढ़ भी कहते हैं, लोकल चालू भाषा में देखा जाए तो। ठीक है। और जो द्विवारदंती है, जीवन में 2 बार निकलते हैं। कुल 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। विषमदंती 1 से अधिक प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एक जबड़े में 16 और कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों पार्ट में 16-16 दांत होते हैं। ठीक है। हमारे जो बीच के दांत होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसको 20 से 2 भाग में बांट दिया जाए, मतलब जहाँ से हमें 2 दांत चालू होते हैं, एक पार्ट इधर, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। और फिर वही नीचे, मतलब ये एक दूसरे के रिप्लिका होते हैं। ठीक है, तो 8, 16, 24 और 32। ठीक है, तो कुल मिला के कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्रत्येक और 2 कृंतक, अब कौन कौन से दांत होते हैं ये भी हम अभी पढ़ेंगे, नाम याद रख लीजिए आप। रदनक, 2 अग्र चवर्णक और 3 चवर्णक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्र चवर्णक और 3 चवर्णक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृंतक इंसीजर कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है इंसीजर्स। मुख खोलते ही जबड़े के मध्य में जो 4 दांत दिखाई देते हैं आपको, ये चपटे और धारदार होते हैं और भोजन को काटने का काम करते हैं। आपको इतना याद रखना है, ये क्या काम करते हैं? भोजन को काटने का। ठीक है। और शुरू में जो बीच में जो दिखाई देते हैं, शुरू के जो 4 दांत, वो होते हैं कृंतक या छेदक कहेंगे उसे। ठीक है। अगला है रदनक या भेदक दांत। ठीक है, कैनिन। अंतिम कृंतक जो दांत है ना, उसके ठीक पीछे एक रदनक दांत होता है। ठीक है, ये नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। रदनक दांत क्या काम करते हैं? बेसिकली फाड़ने का काम करते हैं भोजन को। ये मांसाहारी में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अगला देखेंगे हम, अग्र चवर्णक क्या होते हैं? प्रीमोलर टीथ। ठीक है, रदनक दांत के ठीक पीछे अग्र चवर्णक दांत होते हैं, इनको पीसने का काम करते हैं ये। ठीक है, भोजन को पीसने का काम करते हैं। आपको इतना चीज़ें याद रखनी है, इनकी इंग्लिश नाम भी। ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है चवर्णक यानी कि मोलर टीथ। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अभी हमने पढ़ा अग्र चवर्णक, ये भी भोजन को पीसने का काम करता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेनली भोजन का पीसने का काम किसका है, तो आप लगाएंगे चवर्णक का। ठीक है, अग्र चवर्णक भी है, यही काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम क्या करता है भोजन को पीसने का? ये चवर्णक टीथ, मोलर टीथ। ठीक है। अब आगे है, दांत 2 बार निकलते हैं। शैशव अवस्था में 0 से 6 वर्ष की जो आयु होती है, उसमें 20 दांत निकलते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है। और वयस्क अवस्था में स्थायी दांत निकलते हैं। ठीक है, आपको ये सूत्र यहाँ लिखा है वो आपको याद रखना है। दांत का सूत्र है ये, हालांकि इसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको हो सकता है पूछ ले तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, आई। आई मतलब क्या होता है? इंसीजर। यहाँ जो बड़े बड़े कैपिटल लेटर से डिफाइन किया गया है वो दांत है, जो 4 प्रकार के दांत बताए गए हैं ना, वही है। इंसीजर मतलब आई। 2 सी मतलब क्या होता है? कैनिन, है ना, क्या उसका 1/1। पीएम मतलब क्या होता है? प्रीमोलर टीथ। 2/2 लिखा है यहाँ पर। एम 3/3 मतलब मोलर, है ना। तो इसको अगर टोटल करेंगे तो ऊपर के 8 हो जाएंगे और नीचे के 8। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 दांत। ठीक है, ऊपर भी 16 और नीचे भी 16, तो कितने हो गए टोटल? 32 दांत हो गए। ये आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दांत के भाग कौन कौन से अब देख लेते हैं। ऊपरी भाग जिसे क्राउन कहते हैं, जो ऊपर सबसे टॉप में रहता है ना, जो हमको दिखाई देता है। देखिए, दांत हमें सिर्फ ऊपरी भाग दिखाई देता है। ठीक है, जिसको हम शिखर कहते हैं। मसूड़े के ऊपर होता है, जो मसूड़े के ऊपर का भाग हमें दिखाई देता है। ठीक है,
और एक होता है मध्य भाग, ग्रीवा यानी जड़ और शिखर के भी। देखिए, एक होता है सबसे ऊपरी भाग जो हमें दिखाई देता है, और एक होता है सबसे नीचे का भाग। सबसे नीचे मतलब जड़ के अंदर जो धंसा हुआ होता है वो हम देख नहीं सकते, और ना तो मध्य भाग को हम देख सकते हैं जो मसूड़े में छिपा होता है। हम सिर्फ देख किसको सकते हैं, जो ऊपरी भाग है, जो सफ़ेद सफ़ेद हमें दिखाई देते हैं ना दांत, सिर्फ उसको देख सकते हैं, ना कि जो मसूड़े में छिपा होता है उसको, मध्य भाग को, और ना जड़ को। ठीक है, जो मसूड़े के खूब अंदर तक नीचे धंसा होता है, ना तो उसे देख सकते हैं, हमें सिर्फ ऊपरी भाग दिखाई देता है। क्लियर है इतना? अगला है इनामेल। अब हम थोड़ा सा इनामेल के विषय में जानकारी ले लेते हैं। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर होता है। ये शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, इनामेल के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। आप सोचो कि इतने सालों तक हमारे दांत कैसे चलते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका रीज़न सिर्फ एक है कि दांत के ऊपरी हिस्से यानी शिखर में चमकीला स्तर लगा रहता है। एक चमक जिसमें दिखाई देती है वो क्या होता है? इनामेल होता है। ये सबसे कठोर होता है। ठीक है, आप मनुष्य के शरीर की कोई भी हड्डी से कंपेयर कर लो, शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है ये इनामेल। आपको इतनी चीज़ में याद रखनी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रास नली। देखिए फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? ये हम आहार नली के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जो क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र है। मनुष्य के पाचन तंत्र को दो टाइप में बताया गया है ना। पहला कौन सा है? आहार नली, आहार नाल वाला है ना, और अगला कौन सा है? ये हम आहार नाल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, है ना, ग्रास नली। अब हम ग्रास नली के विषय में देखेंगे कि क्या चीज है ये। ग्रास नली मतलब ओसोफेगस। ठीक है, मुख द्वार से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वारा ग्रास नली में लंबी नली होती है। ठीक है, जो अमाशय में खुलती है। दीवार पेशी एवं संकुचनशील होती है। इसमें संकुचन और शिथिलन होती है। दोनों के साइकिल को क्रमाकुंचन कहते हैं। ग्रास नली में पाचन नहीं होता, इसमें भोजन केवल खिसकता है, अमाशय में पहुंच जाता है। देखिए, मुख द्वार से हमने खाना खाया तो लार आया, लार में टाइलिन मिला। ठीक है, और जो टाइलिन से मिला भोजन है वो गुलेट यानी निगल द्वारा ग्रास नली में पहुंच जाता है। ठीक है, और ग्रास नली एक लंबी नली होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो अमाशय में खुलती है। ठीक है, ये पेशी संकुचनशील होती। ठीक है, इसमें खाना धीरे धीरे खिसकता है, और ये जो संकुचन और शिथिलन का जो साइकिल होता है इसे क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता, आपको ये याद रखना है कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन केवल खिसकता है, और खाना फाइनली क्या होता है? अमाशय तक पहुंच जाता है। कहाँ गया? अमाशय में। ठीक है, तो ये होती है ग्रास नली। अगला देखते हैं, अगला है अमाशय। ठीक है, उदर गुहा के बाईं ओर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, अमाशय उदर गुहा के बाईं ओर। चित्र को आपको देखते जाना है, मैं बार बार कह रही हूँ, चित्र पाचन तंत्र का चित्र सामने रखिए, उसी को देखते जाना है, आपको पता चल जाएगा कि जठर ग्रंथियां कहाँ है। ठीक है, तो अमाशय के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि। ठीक है, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। श्लेष्मा कोशिका, भित्ति कोशिका और मुख्य कोशिका। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इन तीनों कोशिकाओं से रस निकलता है, उसे क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। ठीक है, जठर रस में HCl होता है, यानी कि HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है? जठर रस में HCl होता है, श्लेष्मा होता है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये 3 चीज़ें, और रेनिन होता है। ठीक है, इसी में अंतर्गत आएगा वो। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय और पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, HCl निष्क्रिय पेप्सिजन से क्रिया करके उसको क्या करते हैं? निष्क्रिय को सक्रिय कर देता है, और पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेन चीज़ आपको सिर्फ इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? जठर रस में क्या पाया जाता है? ठीक है, 3 चीज़ें होती है, HCl, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ठीक है, और आप या जो आखिरी की लाइन है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। बस आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चित्र को देखते जाइए और समझते जाइएगा, तो उससे आसानी हो जाएगी, और नोट्स बनाइए। ठीक है, अगला है आंत। आहार नाल के अंतर्गत ही हम ये पढ़ रहे हैं, आंत। ठीक है, इंस्टेटाइन, आंत या अंतड़ी कहते हैं। ठीक है, आहार नली का हिस्सा होती है ये, जो पेट से गुदा तक फैली होती है, तथा मनुष्य में यह 2 भागों में बटी होती है। आंत आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, चित्र को देखते जाइए,
दो पार्ट में डिवाइड है ये, छोटी आंत और बड़ी आंत के रूप में। ठीक है, छोटी आंत क्या होती है? भोजन को पचाने में सहायता और बचे हुए भोजन का अवशोषण करती है छोटी आंत। और बड़ी आंत खाना पचने के बाद बड़ी आंत में चला जाता है और उसमें कोलोन मलाशय द्वार से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। आपको सिर्फ इसमें इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक कड़ी होती है, ये भी आपको याद रखना है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। इस सीकम में एक छोटा सा पार्ट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे संबंध पाचक ग्रंथियाँ। जब भी हमने क्या देखा, पाचन तंत्र में दो टाइप मेनली पढ़े हमने, आहार नाल और उसके बाद अभी आता है संबंध पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़े हैं आहार नाल, ग्रासनी, अमाशय, आंत, ये सब चीज़ें आहार नाल के अंतर्गत पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे संबंध पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। दो तरह की बताई गई हैं इसमें। आंतरिक ग्रंथियाँ, ठीक है। आहार नाल हम समझ चुके हैं अभी क्या होता है। ठीक है, तो आहार नाल की दीवारों में उपस्थित रहती हैं ये आंतरिक ग्रंथियाँ। आपको बस इतना याद रखना है, आहार नाल की दीवारों में उपस्थित रहती हैं आंतरिक ग्रंथियाँ। कौन कौन सी होती हैं? श्लेष्म ग्रंथियाँ, अमाशय की दीवार, जठर ग्रंथियाँ। ये शरीर में क्या करती हैं? पाचन रस का काम करती हैं। आपको इतना याद रखना है। और आंत की दीवार और ब्रूनर्स ग्रंथियाँ होती हैं इसमें, ठीक है, जो पाचन करने में सहायता करती है। और अगला है बाह्य ग्रंथियाँ। जाहिर सी बात है, आंतरिक ग्रंथियाँ आहार नाल की दीवार में उपस्थित रहती हैं, तो बाह्य ग्रंथियाँ कहाँ रहेंगी? आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में जो होती हैं बाहर। ठीक है, बाह्य ग्रंथियाँ होती है। तो आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अंदर में जो होती हैं वो होती हैं बाह्य ग्रंथियाँ। ये बड़ी होती हैं, ठीक है। आंतरिक का आहार नाल से ये लगी होती हैं ये, लेकिन ये बाहर होती हैं, ठीक है। स्पेशली ये पाचन का काम करती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं लार ग्रंथियाँ। ये 3 जोड़ी में होती हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। बाह्य ग्रंथियों में क्या होती है? लार ग्रंथि होती है जो 3 जोड़ी में होती है। जिह्वा के दोनों ओर होती है, जबड़े के मध्य में होती है और दोनों कानों के नीचे होती है लार ग्रंथियाँ। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। और लार में 99% जल और 1% एंजाइम होता है। अधिकांश बॉडी में हमारे जल का पार्ट है, तो लार में कितना होता है? 99% जल है और 1% एंजाइम है, ठीक है। और 1% एंजाइम में टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, लाइसोजाइम। 1% एंजाइम में क्या पाया जाता है? टाइलिन और लाइसोजाइम। और दोनों ही पाचन एंजाइम है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? टाइलिन है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है यकृत, ठीक है। ये बाह्य ग्रंथियाँ हैं। लीवर यानी कि यकृत यानी लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। इससे क्वेश्चन बन सकता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी लीवर। 1.5 से 2 किलो की होती है, ठीक है। यकृत द्वारा एक रस निकलता है जिसे क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं। आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को ये क्या करता है? तीव्र बनाने का काम करता है। और पित्त पक्वाशय में प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा गिरता है। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। पित्त क्या है? पक्वाशय में प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा गिरता है। एक दीवार रहती है, वो खिड़की जैसी रहती है, वो क्या करता है? वहाँ से गिर जाता है, ठीक है। पित्त क्या होता है? पक्वाशय में परिवर्ती क्रिया द्वारा गिरता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। इसका भार कितना है? 1.5 से 2 किलो। और इसके अंदर के पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। ये कैसा दिखता है? नाशपाती के आकार के समान। और ये यकृत द्वारा एक रस निकलता है जिसे पित्त रस कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ ये आपको याद रखनी है। अगला है, इसी के आगे है, यकृत क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसका उपापचय में भी भाग लेता है यकृत, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है। और शरीर में उत्पन्न जीव विषयों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं। हमारा शरीर खुद विष छोड़ता है, ठीक है। बहुत सारे जो टॉक्सिन होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उसे यकृत ही सुधार के अन्य भागों में उसे अन्य भागों के जरिए बाहर निकालता है, ठीक है। अगला है पित्त। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे पित्त। पित्त क्या होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। इसका pH 7.7 होता है। अधिकांश पार्ट जल, 85% जल होता है पित्त का, ठीक है, पित्त में जल का। और 12% पित्त वर्णक होता है। 0.7% क्या होता है? पित्त लवण। और पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। भोजन के माध्यम को ये क्षारीय बना देता है। कौन? पित्त,
बॉडी में अधिकांश पार्ट में जल होता है, ये आपको पता रखना है। ये आपको याद रखना है कि पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है ये, और इसका पीएच पूछ लेता है 7.7 होता है, ये आपको याद रखना है। बस बाकी ज़्यादा याद रखने की चीज़ नहीं है, पढ़ना बस लेना। अधिक 12% पित्त वर्णक होता है, ठीक है। बस बाकी इसमें कुछ पढ़ने का वो नहीं है। अब फ्रेंड्स इसके आगे पढ़ेंगे हम अग्नाशय। अब देख लेते हैं अग्नाशय के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। पैनक्रियाज है ना, ये हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन थी? यकृत है ना, लीवर। इसके बाद क्या है? ये हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है। इसको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों बताती चल रही हूँ, आपको याद रखना है। इसका एक पार्ट है लैंगरहैंस की दीपिका, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। ये हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कहा जाता है। इसका एक पार्ट है लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है। इसका एक पार्ट है लैंगरहैंस की दीपिका, जिसके 3 पार्ट होते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, ठीक है। क्या क्या पार्ट होते हैं इसके? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। और ये सब किस में है? ये सब अग्नाशय में है। अगर कोई भी एक चीज़ उठा के दे दिया गामा कोशिका किसके अंतर्गत आता है और नाम दे दिया अगर अग्नाशय, तो आपको इसमें टिक लगा कर आना है, ठीक है। अगर लैंगरहैंस नाम दे दिया तो इसमें टिक लगा कर आना है, ठीक है। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन नामक पदार्थ निकलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अल्फा से निकलता है क्या? ग्लूकेगॉन, ठीक है, याद रखना है। और बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन, जो क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। और गामा क्या होता है? गामा से क्या निकलता है? सीमेटोस्टेनिन। आपको सिर्फ जो पदार्थ निकलता है वो याद रखना है। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेनिन। बस इतना याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अग्नाशयी रस, इसके विषय में थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। अग्नाशयी रस 99% जल। देखिए फ्रेंड, जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें जल की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है। 98% इसमें जल है, 2% लवण है और एंजाइम होते हैं, ठीक है। भोजन को पचाने वाले, ठीक है। ये 5 तरह के होते हैं मेनली। अग्नाशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं 5 तरह के होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोक्सिस पेप्टिडेज क्या करता है? प्रोटीन का ही एक पार्ट होता है, प्रोटीन को ही पचाने का काम करता है ये। और लाइपेज क्या करता है? वसा को पचाने में सहायक होता है। और मालेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। देखिए 2 प्रोटीन वाले हैं, 2 कार्बोहाइड्रेट वाले हैं और एक है वसा वाला। इस तरह से आपको याद रखना है। ट्रिप्सिन और कार्बोक्सिस पेप्टिडेज ये क्या होते हैं? प्रोटीन पचाने का काम करता है, ठीक है। और एमाइलेज और मालेज ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। और जो बचा है लाइपेज, ये सिर्फ वसा के लिए, वसा को पचाने में सहायक होता है। इतनी चीज़ें हैं और जो इम्पोर्टेंट थी मैंने वही चीज़ें बताई हूँ। इसके बाद कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर से पूछेगा अगर प्रश्न पूछ लिया तो, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो मॉक टेस्ट लगाए। पहला प्रश्न है, मानव के जठर रस में होता है। जठर रस के बारे में अभी हम पढ़े हैं। ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, माइलेज, पेप्सिन। तो क्या होता है इसके जठर रस में? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग। अगला देखते हैं जठर रस में क्या होता है। HCl, पेप्सिन, रेनिन सभी अभी हमने पढ़ा है, ये सभी होते हैं जठर रस में, ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जल्दी देखेंगे। अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए। प्रोटीन से व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स व वसा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट व वसा। अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? अभी हमने पढ़ा था, ये तीनों में सहायक होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसाओं में, ठीक है। अगला देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसाओं का पाचन होता है, किसमें होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, यकृत या बड़ी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का पाचन किसमें होता है? ये सब छोटी आंत में होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किसमें विटामिन का संश्लेषण कैरोटीन से होता है? ये शायद नहीं पढ़ाया गया है, पर जो नहीं पढ़ा है वो हम इसके माध्यम से क्लियर कर देते हैं। किसमें विटामिन का संश्लेषण कैरोटीन से होता है? वृक्क, यकृत, रक्त या त्वचा। कोई भी विटामिन का संश्लेषण कैसे होता है? देखिए उसका आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है, लीवर से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? रक्त, यकृत, फेफड़ा या वृक्क।
अभी हमने पढ़ा था यकृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्राइमोट्रिप्सिन है, वसा पाचन एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिस एंजाइम है, विटामिन है या हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटियोलाइटिस एंजाइम है। जो मैंने थ्योरी नहीं बताई वो मैं क्वेश्चन से कवर कर रही हूँ, तो आप इतनी चीज़ें बस याद रखनी है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। क्राइमोट्रिप्सिन क्या है? प्रोटियोलाइटिस एंजाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। टायरिन अमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता, क्यों नहीं करता? इसकी मात्रा कम होती है, यह लाल ग्रंथि से स्रावित होता है, या कार्बोहाइड्रेट से पाचक एंजाइम होता है, या HCl से अक्रिय बना देता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे क्या करता है? अक्रिय बना देता है। ठीक है, अगला देखेंगे पित्त रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वसाओं का पायसीकरण, पाचन, एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित उत्पादों का निकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन सक्रियता का समन्वय। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पाचन तंत्र संबंधित कुछ थ्योरी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, वही मैं लेकर आई हूँ। एक्स्ट्रा मैं वो नहीं बताऊँगी जो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जो मैं दांत के विषय में बताया, आंत के विषय में बताया, पाचन तंत्र के विषय में बताया, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है जो बताई हूँ मैंने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और प्लस थ्योरी थी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।